ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक्स माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सबसे पहले बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है। इसको हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट माइटो मीन्स थ्रेड, इट मीन्स धागे समान संरचना, और कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाएं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हो सकता है और ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हो सकता है। इसीलिए इन्हें धागे समान कणिकाएं कहा जाता है। ऐसी कणिकाएं जो कि धागे के समान दिखाई देती है उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का शक्ति ग्रह। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो श्वसन से संबंधित होता है। श्वसन से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और कौन से रेस्पिरेशन के अंदर? ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन में जो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन के अंदर ये एटीपी जो है वो सिंथेसिस करने का काम करेगा। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी कि कोशिका का शक्ति ग्रह जो कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। और ऊर्जा किस रूप में उत्पादित की जाती है? ऊर्जा निर्मित की जाती है एटीपी अणुओं के रूप में। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी किससे बनते हैं? एडीपी से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये कन्वर्ट होकर के क्या बनाएगा? एटीपी बना लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी एनर्जी करेंसी होती है। हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करने का काम एटीपी ही करती है। तो एटीपी फॉर्मेशन जो है वो कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगी। क्लियर है? अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं, मतलब किस किस ने जो है वो इसको डिस्कवर्ड किया, तो उनके बारे में भी तो बात करते हैं। सबसे पहला नाम जो आता है वो नाम आता है कॉलिकर का। कॉलिकर 1880 में इन्होंने इंसेक्ट लेग्स की जो मसल्स होती है, जो इंसेक्ट होते हैं, कीटों की जो पैरों की मांसपेशियां होती है, उन मांसपेशियों से जो है इनको क्या किया? सेपरेट किया। यानी कि जो कीट होते हैं, इंसेक्ट जितने भी होते हैं, उनकी लेग मसल्स के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते थे और इसी से जो है वो उनको आइसोलेट किया। तो सबसे पहला नाम तो आता है कॉलिकर का। उसके बाद में नाम आता है फ्लेमिंग, जर्मन साइंटिस्ट फ्लेमिंग। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया फाइला, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो फाइला नाम किसने रखा था? फ्लेमिंग ने रखा था। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अल्टमान। अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया बायोप्लास्ट। ठीक है, और उसके बाद में आपके साइंटिस्ट आते हैं चार्ल्स बेंदा। इन्होंने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आ गई? सबसे पहला नाम आता है कॉलिकर। कॉलिकर ने इन्हें इंसेक्ट मसल से, इंसेक्ट लेग मसल से आइसोलेट किया। और उसके बाद में फ्लेमिंग ने इन्हें फाइला नाम दिया। अल्टमान ने इनको क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। और चार्ल्स बेंदा ने इन्हें क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा। क्लियर है? बात करें कि अकॉर्डिंग टू अल्टमान क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट टाइम के अंदर
यानी कि जब विकास का प्रारंभिक चरण हो रहा था, यानी कि पृथ्वी पर जब विकास की प्रक्रिया चल रही थी, डेवलपमेंट स्टेज जो है वो चल रहे थे, उस टाइम के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पैरासाइट फॉर्म में परजीवी के रूप में कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए होंगे, ऐसा माना जाता है। ये अल्टमान का मत है कि विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण के समय जो है बायोप्लास्ट या जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो परजीवी के रूप में कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए होंगे और उसके बाद में जो है वो कोशिका के अंदर ही उपस्थित रहने लगे, इसीलिए इन्हें पैरासाइट ऑफ सेल भी कहा जाता है। पैरासाइट ऑफ सेल यानी कि कोशिका का परजीवी भी कहा जाता है। आगे बात समझ में, तो विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो परजीवी के रूप में कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए और उसके बाद में उन्होंने वहीं पर जो है वो निवास करना प्रारंभ कर दिया और इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका के अंदर जो है वो उपस्थित होते हैं। बात करें कि पैरासाइट जो है यानी कि पैरासाइट ऑफ सेल, इसकी पुष्टि कौन करता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए प्रेजेंट है, खुद का आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक सेल स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये इस बात की जो है वो कह सकते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, एक पैरासाइट है और ये हमारी सेल्स के अंदर क्या कर गए, एंटर कर गए। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गई आपके इसकी, देखिए डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसके अलावा कह सकते हैं कि इनमें डीएनए और आरएनए होने के कारण जो है वो राइबोसोम के अंदर जो है वो कह सकते हैं रिप्रोडक्शन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि कुछ कंडीशन के अंदर ऐसा माना गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप नया माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिवीजन से नया माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। इसीलिए ये इस बात की पुष्टि भी करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पैरासाइट है और ये हमारी कोशिका के अंदर आकर के रहने लगा। क्लियर होगी बात? अब बात करें कि ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाए जाते हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मिलेंगे आपको यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट मिलेंगे। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें, एक्सेप्शन क्या है, यानी कि ऐसे कौन सी सेल्स या पार्ट है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। और कहां एब्सेंट होंगे, ये एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज के अंदर जो है वो ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर हो गई होगी बात आपको? ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और अडल्ट ह्यूमन की जो आरबीसीज होती है यानी कि वयस्क मानव की लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन हो जाएंगे इसके। क्लियर है? अब बात करें कि इनकी संख्या क्या होती है, यानी कि इनकी काउंटिंग क्या होगी, नंबर्स क्या होंगे। देखिए, किसी भी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो निर्भर करेगी उस कोशिका की संरचना और उसके कार्य के आधार पर। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि ये सबसे पहले जो है वो उसको इंसेक्ट की लेग मसल से जो है वो फाइंड किया गया। आपने देखा होगा जो इंसेक्ट होते हैं वो बहुत फास्टली जो है वो रन करते हैं, तो उनकी जो लेग मसल्स होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वो फास्टली जो है वो रन करते हैं। तो वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो कोई भी ऐसी कोशिका जिसके अंदर ऊर्जा उत्पादन की
आवश्यकता ज़्यादा होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। सामान्यतया किसी भी कोशिका के अंदर इनकी संख्या मिनिमम 50 और मैक्सिमम 5000 तक प्रति कोशिका हो सकती है। क्लियर है? तो मिनिमम 50 और 5000 तक हो सकती है। कुछ शैवाल एल्गी ऐसे हैं जिनके अंदर इनकी संख्या जो है वो सिर्फ 1 होती है। एल्गी के अंदर, शैवालों के अंदर कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर इनकी संख्या 1 होती है। और देखें अमीबा और चाउस चाउस, अमीबा और चाउस चाउस के अंदर इनकी संख्या 5 लाख तक हो सकती है, यानी कि 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो नॉर्मली जो है ये 50 से 5000 तक किसी भी कोशिका के अंदर हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उस सेल की एक्टिविटी पर, सेल की क्रियाएं किस प्रकार की है। जहां ज़्यादा रेस्पिरेशन या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर इनकी काउंटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गई इनकी कह सकते हैं कि नंबर्स और इनका प्रेजेंटेशन कहां पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं शेप एंड साइज। यानी कि आकार व आकृति। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति धागे समान कणिकाओं के रूप में होती है। यानी कि कोशिका के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सूत्र कणिकाओं के रूप में, धागे के समान कणों के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस तरह से देख सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ये इस तरह से ग्रेन्यूल्स फॉर्म के अंदर, और ग्रेन्यूल्स भी कैसे होंगे, थ्रेड लाइक, धागे के समान कणिकाओं के रूप में ये उपस्थित होते हैं। इसीलिए इसका नाम भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका रखा गया है। तो शेप तो कैसा हो जाएगा, स्मॉल थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी। फिर बात करें इनका एवरेज डायामीटर, एवरेज डायामीटर जो है वो 0.05 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन तक, यानी कि 1 माइक्रोन तक, 0.05 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन तक जो है वो इनका डायामीटर हो सकता है। और बात करें कि इनकी लेंथ जो है वो 1 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन तक इनकी लेंथ हो सकती है। क्लियर हो गई होगी बात आपको? तो इनकी जो लेंथ है, लंबाई जो है वो 1 to 5 माइक्रोन तक जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर है? ये तो हो गई इनकी शेप एंड साइज। अब बात करें कि सेल के अंदर इनकी स्ट्रक्चर कहाँ और किस तरह से हो सकती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको कोशिका द्रव्य के अंदर, जो साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और पूरी सेल के अंदर जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साथ में भी अटैच होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, यानी कि दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। यानी कि इसकी जो संरचना होती है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है। आप इसकी स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो आपको आउटर लेयर दिखाई दे रही है ये तो हो जाएगी आपके आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाह्य झिल्ली। ये बाह्य झिल्ली होती है। और जो अंदर की तरफ ये जो बहुत सारे फोल्डेड जो लेयर आपको दिखाई दे रही है वो होगी आपके इनर मेम्ब्रेन, यानी कि अंतः झिल्ली।
माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है आपके प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड जो है वो मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट होता है 70% और लिपिड प्रेजेंट होता है 30%। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, यानी कि दोनों जो झिल्लियां हैं इन दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यानी कि परी माइटोकॉन्ड्रियल स्थल, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थल या स्थान कह सकते हैं, जो कि लगभग 80 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहा जाता है। इस स्पेस के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, यानी कि जो ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसके अंदर एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसे कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहरी जो झिल्ली होती है वो समतल होती है, प्लेन सरफेस होती है, उसमें कोई भी फोल्डेड प्रेजेंट नहीं होंगे। बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है। इसकी आंतरिक झिल्ली में बहुत सारे फिंगर लाइक, अंगुली के समान जो है वो एक्स्ट्रा कह सकते हैं रिजिड प्रेजेंट होते हैं, प्रवर्त पाए जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डेड होती है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है इन्हें कहा जाता है क्रिस्टी। ठीक है, ये क्रिस्टी कहलाएंगे। देखिए जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, देखिए ये मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बना रखी है, ये हो जाएगी आपके आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको कहा जाता है आपके क्रिस्टी। क्रिस्टी कहेंगे इनको। ठीक है, अब देखिए जो इनर सरफेस होती है, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है इसके 2 फेस होंगे, यानी कि 2 सिरे उपस्थित होते हैं। एक सिरा तो क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ प्रेजेंट होगा, यानी कि इस आंतरिक झिल्ली का जो एक भाग है वो तो परिमध्य कला अवकाश की तरफ उपस्थित होता है, इसे कहा जाता है सी फेस। ये तो कहलाएगा सी फेस, यानी कि साइटोप्लाज्मिक फेस कहलाएगा। दूसरा जो भाग है इन क्रिस्टी का, जो दूसरा भाग है वो इनर साइड के अंदर मैट्रिक्स के कांटेक्ट में होगा। अभी बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो जो इसका इनर सरफेस पार्ट है वो मैट्रिक्स के कांटेक्ट में होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है एम फेस, यानी कि मैट्रिक्स सिरा कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? ये तो हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इसका जो बीच का चेंबर है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के सेंटर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। ये जो आप सेंटर पार्ट देख रहे हैं, पूरा इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी पार्ट है, यहाँ पर एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स या इसे आधात्री कहेंगे।
मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? मैट्रिक्स के अंदर एक सर्कुलर डीएनए होगा। सर्कुलर डीएनए का मतलब एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। आरएनए उपस्थित होगा, राइबोसोम्स उपस्थित होंगे। राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इसकी मैट्रिक्स के अंदर लिपिड और प्रोटीन, ये दोनों जो है वो इसके अंदर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। घुलनशील अवस्था के अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। आगे बात समझ में? तो इसके जो बीच का भाग होता है, आंतरिक भाग, उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सर्कुलर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, लिपिड और प्रोटीन ये प्रेजेंट होते हैं। लिपिड और प्रोटीन जो है वो सॉल्युबल फॉर्म के अंदर इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसके कारण जो मैट्रिक्स होती है वो रेटिकुलर दिखाई देती है। रेटिकुलर का मतलब है जालिकावत मैट्रिक्स जो है वो इसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंतरिक भाग। अब मैट्रिक्स का काम क्या है? मैट्रिक्स के अंदर रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो क्रिस्टी होते हैं, इन क्रिस्टी सरफेस के ऊपर, देखिए इस क्रिस्टी सरफेस के ऊपर जो है मैंने बहुत सारे ग्रेन्यूल्स बना रखे हैं। आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इन ग्रेन्यूल्स को कहा जाता है ऑक्सीसोम्स, यानी कि क्रिस्टी सरफेस पर बहुत सारी कणिकाएं उपस्थित होती है। इन कणिकाओं को ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। इन कणिकाओं को F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। F1 पार्टिकल या F1 कणिकाएं भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये जो क्रिस्टी होती है, इसकी जो पूरी इनर सरफेस होती है वहां पर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिलेगी। अब जो इनकी F1 पार्टिकल्स की जो काउंटिंग है वो भी डिपेंड करेगी सेल्स की फंक्शन पर, बट मोस्टली जो ये F1 पार्टिकल्स जो होते हैं वो 50 एंगस्ट्रम की डिस्टेंस पर लगे होते हैं, यानी कि जो 50 एंगस्ट्रम की डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, उतनी दूरी पर जो है वो ये F1 पार्टिकल्स इस क्रिस्टी सरफेस के ऊपर जो है वो लगे रहते हैं। F1 पार्टिकल्स के अंदर रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ F1 पार्टिकल्स। जो F1 पार्टिकल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रक्चर ऑफ F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 मेजर पार्ट्स दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट मेजर पार्ट है वो होता है आपके बेस, यानी के आधार। सेकेंड पार्ट होता है आपके पेडिसेल, यानी के वृंत। और थर्ड पार्ट होता है आपके हेड, यानी के सिर भाग। ठीक है, मैं F1 पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। F1 पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 पार्ट्स दिखाई देंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो होगा बेस, सेकंड होता है पेडिसेल और थर्ड होता है हेड पार्ट। तो यहां पर मैंने इसकी एक स्ट्रक्चर बना रखी है F1 पार्टिकल्स की सिंगल स्ट्रक्चर। मैं इसको थोड़ा और एनलार्ज कर देता हूं, बड़ा करके दिखा देता हूं। ये F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर है। ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है नीचे की, ये है आपके इनर मेम्ब्रेन।
ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होगी। और जो F1 पार्टिकल्स होते हैं इनका जो बेस पार्ट है, ये देखिए ये बेस पार्ट, आधार भाग जो कि मोस्टली लिपिड से बना होता है, ये इनर मेम्ब्रेन के साथ में क्या होता है, अटैच होता है। यानी कि जो F1 पार्टिकल्स है वो बेस की सहायता से क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं। क्लियर हो गई बात। दूसरा पार्ट है आपके पेडिसेल, ये वाला पार्ट, यानी कि जो वृंत है इसका काम क्या है, ये बेस और हेड पार्ट को आपस में जॉइंट करने का काम करता है। इसकी टोटल लेंथ होती है आपके 50 एंगस्ट्रम, 50 एंगस्ट्रम जो है वो इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। और इसके सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है आपके हेड पार्ट, ठीक है, यानी कि इसका सिर भाग होता है। और ये जो हेड पार्ट है वो किसके कांटेक्ट में होगा, मैट्रिक्स के कांटेक्ट में होगा, यानी कि आधात्री के संपर्क में होता है। और इस F1 पार्टिकल्स के अंदर एक एंजाइम भरा होता है, एटीपीएज एंजाइम, जो कि क्या करता है, रॉ मटेरियल से एटीपी फॉर्मेशन का काम करेगा। जब रेस्पिरेशन के जो साइकिल कंप्लीट होते हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड साइकिल है, एक तो आपके क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, इन दोनों साइकिल के अंदर जो है ये एटीपीएज एंजाइम एटीपी फॉर्मेशन का काम करेगा। जब हम नेक्स्ट रेस्पिरेशन का चैप्टर डिस्कस करेंगे तब आपको जो है वो इनका प्रॉपर फंक्शन जो है वो पता चलेगा। तो जहां पर एटीपी का फंक्शन, एटीपी फॉर्मेशन का फंक्शन कंप्लीट होता है वो कहां कंप्लीट होगा, यहां माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सरफेस पर कंप्लीट होगा। यानी कि एटीपी फॉर्मेशन जो है वो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। तो ये सारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो वहां पर जो है वो एटीपीएज एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गई आपके स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि ये कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। यानी कि एटीपी के रूप में जो है ये कोशिका के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। तो ये रिलेटेड होता है आपके किससे, रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है, श्वसन से संबंधित होता है ये। और श्वसन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। एटीपी का निर्माण हो गया या जो फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस हो गया वो सारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई बात। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो क्रेब्स साइकिल है और जो ईटीएस साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, ईटीएस साइकिल, ये दोनों साइकिल जो है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के साथ में क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये फैट मेटाबॉलिज्म, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है। ये फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे एटीपी फॉर्मेशन का काम भी जो है वो कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। नेक्स्ट बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे सेमी ऑटोनॉमस
ऑर्गन भी कहा जाता है, यानी कि अर्ध स्वायत्तशासी अंग। अर्ध स्वायत्तशासी अंग का मतलब क्या है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यानी कि ये अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, खुद की जो है वो प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है। तो ये अपने समान नए डीएनए का भी निर्माण कर सकता है, यानी कि अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया का भी निर्माण कर सकता है। इसीलिए जो है इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट होता है यॉक ऑफ एल्ग, यानी कि अंडे के पीतक के अंदर उपस्थित होता है। तो अंडे का जो पीतक होता है उसका निर्माण भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि मिड पार्ट ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का मध्य भाग का निर्माण जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की कंप्लीट स्टडी जो है वो करी है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। जब रेस्पिरेशन का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल जो है वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो एटीपीएज एंजाइम है, ये एटीपीएज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, एटीपी फॉर्मेशन का काम करेगा। रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है, उसका काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्लियर है?